हाय, कैसे आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चरिय रैखिक समीकरण। जैसा कि चैप्टर नंबर 3.1 आप लोग पढ़ चुके हो। यदि इस वीडियो को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या चैनल पे जाकर के आप पिछला प्रीवियस वीडियो आप जाकर के देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3.2 सॉल्यूशन सहित पढ़ेंगे दो चरिय रैखिक समीकरण। पूरे वीडियो को कवर करेंगे। काफी अच्छा चैप्टर है, ठीक है। सेटअप पूरा बदल चुका है, मैं सोचा हूं कि ताकि क्लियर दिखाई दे। तो चलिए आज ये पढ़ने वाले हैं कि दो चरिय रैखिक समीकरण किस प्रकार से काम करता है। तो समझना जरा सा, जितने भी समीकरण होते हैं वो इसी फॉर्म में होते हैं। क्या? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और या तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जितने भी हमारे कोई भी आप समीकरण उठा करके देखोगे दो चरिय रैखिक समीकरण में, तो देख दो चर है तो निश्चित रूप से उस समीकरण को सॉल्व करने के लिए कम से कम दो चर वाले समीकरण, दो चर है तो दो समीकरण होना जरूरी है। एक साथ आपको कहीं भी देखेंगे तो दो समीकरण एक साथ मिलेंगे इसमें सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि पहला चैप्टर भी आप सॉल्व किए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि दो चर ही एक साथ मिलते हैं, ठीक। तो इसमें जो इसका x का गुणांक a1 है और y का गुणांक b1 है और एक अचर पद c1 है, ठीक उसी प्रकार दूसरा समीकरण लेंगे तो x का गुणांक a2 और y का गुणांक b2 और अचर पद हम c2 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इनमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 में संबंध देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि दिया गया जो समीकरण है वो दोनों समीकरण, देखो एक समझना बात को, ये किसी न किसी रेखा का समीकरण होगा और ये भी किसी न किसी रेखा का समीकरण होगा। देखिए चैप्टर का भी नाम है दो चरिय रैखिक समीकरण। आप जानते हो ऐसे समीकरण जिसके घात एक होते हैं वह किसी न किसी रेखा का समीकरण होते हैं। तो निश्चित रूप से यह किसी न किसी रेखा का ही समीकरण होगा, ये भी किसी न किसी रेखा का समीकरण होगा और ये भी किसी न किसी रेखा का ही समीकरण होगा। तो जब ये रेखा का समीकरण है तो रेखा कहीं होंगे भी, तो जब इन रेखाओं को किसी तल में जब खींचा जाएगा तो वो कैसे होंगे देखना जरा सा। तीन प्रकार के रेखाएं हो सकते हैं ये, या तो ये रेखाएं एक रेखा इधर से गया एक रेखा इधर से गया तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं काट सकती हैं, या ऐसा हो सकता है एक रेखा इधर से गया और दूसरी रेखा भी उसी पर चला गया, तो या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकते हैं या संपाती हो सकते हैं मतलब। और तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि एक रेखा यहां से गया और एक रेखा यहां से गया, दोनों रेखाएं समांतर निकल गई, ठीक है। तो तीन कंडीशन हो सकते हैं। तो यहां पे एक जादू वाली बात यह है कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 में संबंध को देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि जो दोनों दिए गए समीकरण हैं उन समीकरणों के जो रेखाएं खींची जाएंगी वो रेखाएं आपस में समांतर होंगी या प्रतिच्छेदी होंगी या संपाती होंगी, इस बात का पता लगाया जा सकता है। आज उसी चीज को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मेरा नाम है दीपक पटेल, आप देख रहे हैं डी टेक दीपक पटेल। अभी भी चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करना बनता है, और सब्सक्राइब तब करना जब वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि देखने से आपको पता चल जाएगा कि सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए। चलिए तो हम फार्मूला बताते हैं a1 अपान a2, ध्यान दीजिएगा a1 अपान a2 और b1 अपान b2 और c1 अपान c2 को एक पास ऐसे रख देते हैं। कोई भी समीकरण दिया रहेगा उसका a1 देखना और उसके नीचे a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 चिन्ह के साथ रख लेते हैं। और चिन्ह के साथ रखने के बाद हम ये चेक करते हैं क्या ये आपस में बराबर है, क्या ये बराबर है। देखना जरा सा कंडीशन, यदि ये a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर नहीं मिलता है, ऐसा होता है कि a1 अपान a2 की जो वैल्यू निकाले वो b1 अपान b2 के बराबर नहीं मिलता है, तो इसकी बात ही मत करना ये बराबर हो या ना हो। लेकिन पहले कंडीशन में देख लेना a1 अपान a2 यदि b1 अपान b2 के बराबर नहीं है तो तुरंत कहना कि रेखाएं जो होंगी वह प्रतिच्छेदी रेखा होंगी, अर्थात ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को किसी न किसी एक बिंदु पर काटेंगी। अर्थात ये रेखाएं कुछ इस प्रकार से हो सकती हैं कि किसी न किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए निकलेंगी। समझ में आई बात? अच्छा, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जब हम a1 अपान a2 देखेंगे कि बराबर है b1 अपान b2 के, b1 अपान b2 के बराबर है, बट c1 अपान c2 के बराबर नहीं है।
देखो A1/A2 तो B1/B2 के बराबर हो गया, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं हुआ। ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि ये बराबर ना हो। अब जब ये बराबर नहीं होगा तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसे समझिएगा जरा, ठीक है। ऐसे कंडीशन में तो हम यहाँ पे कहेंगे कि रेखाएं जो होंगी, ये रेखाएं आपकी समांतर हो जाती हैं। ये रेखाओं को हम बोलते हैं क्या, समांतर रेखा, ठीक है। ये समांतर रेखा है, मतलब ये रेखा और ये रेखा दोनों एक दूसरे के कैसे निकल जाएं, समांतर निकल गई। ऐसे कंडीशन में समांतर रेखाएं हो जाती हैं, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन देखिएगा जरा, जब ऐसा हो कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और C1/C2 भी बराबर हो जाए, यानी कि हम जो दी गई रेखाओं को देखेंगे, A1/A2 के बराबर है, B1/B2 है, C1/C2 ये तीनों संबंध आपस में बराबर है। ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं समपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं, समपाती रेखाएं। समपाती मतलब समान रेखाएं, मतलब इस पे एक रेखा गया और उसी पर आपका जो दूसरी वाली रेखा है वो भी इसी के ऊपर से ही चली गई। दोनों रेखाएं एक दूसरे पे ओवरलैप करके चली गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखते हैं क्या उन समीकरणों को सॉल्व करने के बाद कोई हल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जरा सा ध्यान से समझना, मेरी एक गोल्डन लाइन बात समझना। दोनों रेखाएं, दोनों समीकरण की रेखाएं जब किसी तल में खींची जाएंगी, वह जितने बिंदुओं पर एक दूसरे से मिलेंगी उतने ही आपको हल मिलेंगे। बात समझ में आई, जरा सा देखिएगा। यहां पे कितने बिंदु पर मिले, एक बिंदु पे, तो कितने हल मिलेंगे, एक हल मिलेगा। मतलब क्या, इस वाले कंडीशन में जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो बट C1/C2 हो तो वहां पे एक हल मिलेगा, ठीक है। यहां पे देखिएगा समांतर रेखा A1/A2 B1/B2 के बराबर हो लेकिन C1/C2 के बराबर ना हो तो ये समीकरण समांतर हो जाती है। यहां पे कोई हल नहीं मिलता है, कोई हल नहीं मिलता है, कोई हल ही नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तीसरा कंडीशन जो आपका हो रहा है A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हो, एक दूसरे को ओवरलैप है और ये अनंत बिंदुओं पर एक दूसरे को काटती चलती हैं। जिस रास्ते पर ये गया उसी रास्ते पर दूसरा भी गया, तो कितने बिंदुओं पर काटा, अनलिमिटेड बिंदुओं पे। तो यहाँ पे कितने हल मिलेंगे, अनंत हल मिलेंगे। कितने हल मिलने वाले, अनंत हल मिलेंगे। बात समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। आप इसे फॉर्मूले को नोट कर लो, बिल्कुल रंगीन चीजों से सज चुका है आज वीडियो, ठीक है। नोट कर लिया, ठीक है। नोट करने के बाद अब ध्यान से देख लिए होंगे। अब आप कुछ सवाल पे चलते हैं और सवालों को देखते हैं और समझते हैं क्या है और क्या नहीं है, किस तरह से हम उसे समझ पाएंगे कि वो समांतर है कि नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करें, आगे मिटा दें, ठीक। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आप लोग समझ पाए वीडियो में क्या हो रहा है, कमेंट जरा करिए। और अभी अब चैनल को सब्सक्राइब करना लग रहा हो कि अब चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए तो कर लीजिए, और नहीं लग रहा है तो ठहरिए, आगे भी पढ़ते रहिए, ठीक है। आगे जब और पढ़ लीजिएगा तब आप सोचिएगा कि हमें सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है। थोड़ा सा चैप्टर पे आ जाए, चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। उस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और चैप्टर की तरफ बढ़ के कुछ हम सवाल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ सवाल दे रखे हैं किताब से, आपकी किताब से मैं उठाता हूँ, देख लीजिएगा। आपकी किताब में जो पेज नंबर 51 NCERT के बुक में नीचे एक टेबल जो बना रखा है, इस वाली चीज को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन जो दे रखा है x - 2y = 0 और लिखा है 3x + 4y -20 = 0। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है वो लिखा है 2x + 3y - 9 = 0 और 4x + 6y - 18 = 0। और तीसरा लिखा है x + 2y - 4 = 0 और अगला लिखा है 2x + 4y - 12 = 0। तीन सवाल दिया है, तीनों सवाल में ये कह रहा है, ये पता करिए कि ये रेखाएं समांतर होंगी
प्रतिच्छेदी होंगे या संपाती होंगे। चलिए हम लोग इसे जांच करने की कोशिश करते हैं। तो एक बात समझिएगा, जो अभी कंडीशन आपको बताया उस कंडीशन में बहुत तरह के सवाल भी बनते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस कर देगी वैल्यू, यहाँ पे के डाल देगा या कोई ऐसी वैल्यू डाल देगा और बताएगा कि समांतर है, तो आपको समांतर का जो शर्त है वो याद होना चाहिए। समांतर शर्त कहता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये बात आपको याद होनी चाहिए, है ना। देखो बिल्कुल कंसीडर करके पढ़ो, मजा आएगा बिल्कुल। आप अब आगे हम लोग समझते हैं। अब इस वाले सवाल को पहले हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो x है y है लेकिन c वाला पद नहीं है, तो c वाला पद नहीं है बेटा, तो हम मान लेते हैं कि c वाला पद यहाँ पे 0 रहा होगा। जो पद नहीं है वो कितना रहा होगा, 0। देखो मान पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, x - 2y = 0 ही है, क्योंकि ये वैल्यू 0 ऐड करने से बिना किसी अंक के 0 को ऐड करना किसी मान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। देखिएगा a1/a2 निकालेंगे, a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे और c1/c2 निकालेंगे। देखना a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है भाई, 1 है। a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है। और a2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे देखिएगा b1 की वैल्यू क्या है, -2 है। b2 की वैल्यू क्या है, y का गुणांक b2 की वैल्यू क्या है, 4 है। और यहाँ पे c1 की वैल्यू क्या है, 0 और c2 की वैल्यू क्या है, -20। ये देखना कि 1/3 - 2/4 के बराबर है, नहीं है, ये नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, इसकी बात ही मत करो। यहाँ पे नॉट इक्वल टू है तो जाहिर सी बात है ये रेखाएं कैसी होंगी, ये आप जानते हो कि प्रतिच्छेदी होंगी, यानी कि एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटेंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। और प्रतिच्छेदी होंगी तो कितने हल मिलेंगे, जाहिर सी बात है एक बिंदु पे काटेगा तो एक हल प्राप्त होगा। समझ में आई बात क्या कहें हम, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 हमने ज्ञात किया और ज्ञात किया देख रहे हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं और एक दूसरे को एक बिंदु पर कहीं काट रही हैं, ये बात हमें पता चल गई। ठीक है, इसमें हम चेक करेंगे a1/a2, देखिएगा a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो a1 की वैल्यू कितनी है, 2/4, यहाँ पे क्या है 3/6, यहाँ पे क्या है -9/-18। देखो इसको काटो, 2 × 2 2 दूनी 4, 3 × 3 3 दूनी 6, 9 × 9 9 दूनी 18, माइनस माइनस कैंसिल। देखना 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। देखो a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तीनों आपस में बराबर हो गए। तो आप बताओ ना, जब तीनों बराबर हो जाए तो क्या ये रेखाएं संपाती हैं, क्या संपाती हैं? तो जो हल मिलेंगे क्या ये अनंत हल मिलेंगे आपको, बोलो अनंत हल मिलेंगे। संपाती पे आप कंडीशन पढ़े हो, संपाती जब रहते हैं तो अनंत हल मिलते हैं, अभी कंडीशन हमने पढ़ाया। आगे चला जाए तीसरे वाले पे, तीसरे वाले को ट्राई कर लो, पॉज करके आप लोग खुद ट्राई कर लो। a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये ना होगा तो जरा से देखना है a1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई, a1 की वैल्यू कितनी है 1/2, b1 की वैल्यू कितनी है 2/4, b1/b2, c1 की वैल्यू -4/-12। इसको काटेंगे 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, 4 से 4 3 12, 1/3 माइनस माइनस कैंसिल। यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 1/3। ये तो बराबर है बट ये बराबर नहीं है। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन आप बताओ क्या है, समांतर रेखा वाला कंडीशन है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी भाई, समांतर हो जाएंगी। असमांतर कंडीशन में कितने हल मिलते हैं, कोई हल नहीं, कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्लियर है, सवाल क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कमेंट करो। सवाल क्लियर हो रहा है, विजुअल हो रहा है कि नहीं, आपको साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, ये भी बात बता दो आप। समझ में आया, नोट करो, नोट करो, फिर सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी मिलेंगे आपको, बहुत इजी, हद से ज्यादा इजी मिलेंगे क्वेश्चन। समझ में आ गई बातें, अब सॉल्व करने के भी तरीके सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
सॉल्व करने के भी तरीके सीख लेते हैं। एक तरीका सिखा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक तरीका, केवल मात्र एक तरीका सिखाएंगे, क्योंकि कई तरीके पढ़ने हैं। हम एक तरीका भी फिलहाल सिखाएंगे, फिर आगे चल के स्टेप बाय स्टेप एक एक तरीके को सीखोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, हाँ मिटा रहे हैं आप, नोट कर लिए। चलो, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हो। देखो, यदि आप रिवाइज करना, जब वीडियो को जब भी रिवाइज करो, पहली बात तो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, है ना। आपके दोस्त भी पढ़े, क्योंकि सेम टीचर से यदि सारे दोस्त पढ़ेंगे ना तो बातें क्या होंगी, डिस्कस करने में आसान हो जाती है। जैसे क्या है, जैसे आप ऑफलाइन वीडियो में कोई चैप्टर पढ़े तो सेम चीज को सेम मेथड से सब लोग पढ़ते हो अपने क्लास में, तो क्लास में यदि पढ़ते हो सेम टीचर से सब लोग पढ़ते हो, तो किसी चीज को नहीं समझ में तो उसमें डिस्कस कर लोगे। तो जैसे आप दीपक सर से पढ़ रहे हो, यानी कि मुझसे, यदि मुझसे सारे लोग, आपके क्लासमेट सारे लोग मेरे से ही पढ़ रहे हैं, तो आप किसी चीज को डिस्कस कर सकते हो, मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक पे डिस्कस करते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उस पर जाकर के डिस्कस कर सकते हो। दोस्तों, क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? क्या ये क्वेश्चन तुम ऐसे कर सकते हो? क्या इन चीजों पर आप डिस्कस कर सकते हो? यदि कर रहे हो, उसमें भी यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आकर के डिस्कस कर सकते हो, मेरे से स्वयं डिस्कस कर सकते हो, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं। ठीक है, चलिए तो आगे हम समझते हैं कि हम सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके तरफ बढ़ेंगे। तो सवाल को हम सॉल्व करना सिखाएंगे, लेकिन उसके साथ ही हम कुछ स्टेटमेंट फॉर्म के सवाल जो आपके चैप्टर में है, चैप्टर में 3.2 देख लीजिए आप, 3.2 के पहले वाले सवाल को हम टच कर रहे हैं। 3.2 के पहले वाले सवाल को टच कर रहे हैं। कक्षा 10 के लिखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन कितना इजी है। तो पहला क्वेश्चन इसी चैप्टर के पहले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लड़के और लड़कियां 10, पूरे लड़के और लड़कियां कितने हैं? 10 है। तो हम मान लेते हैं जो गर्ल्स हैं वो कितनी है? X है, और जो बॉय हैं उसको मान लेते हैं, बॉयज जो है वो है Y। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार x + y = 10 दे रखा है। दिया है कि नहीं दिया है? कह रहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या मिलाकर के कितने हैं भैया? 10 है। तो हमने मान लिया कितने हैं भाई? 10 है, समीकरण नंबर 1। दूसरा कर रहा है जो लड़कियों की संख्या है, जो लड़कों की संख्या है उसमें 4 ऐड करेंगे तब जाके लड़कियों की संख्या के बराबर होगी। अर्थात उन्होंने बोला कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हमने कहा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कों की संख्या में 4 जोड़ेंगे तब लड़कियों की संख्या के बराबर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था कि नहीं था? है ना, सिंपल क्वेश्चन। अब आपको कई मेथड इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, ये जो x की वैल्यू है ये वैल्यू उठा करके समीकरण 1 में x के स्थान पे रख दो। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम, देखो समीकरण 2 का मान नहीं, ऐसे लिखो समीकरण 1 में x का मान समीकरण 2 से रखने पर, बातों को हमेशा क्लियर रखो ना। बातों को क्लियर रखने का मतलब आप जो काम कर रहे हो ना, मैथ यही कहता है कि आप एग्जामिनर को अपने सवालों को समझा रहे हो ना, तो जो आप काम कर रहे हो उसे लिख दिया करो। लिखोगे तो ज्यादा विजुअल रहेगा, क्लियर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझना। तो समीकरण 1 में हम समीकरण 2 से x की वैल्यू ले जाके यहाँ पे रख देते हैं। तो x के स्थान पे हम क्या रखेंगे? y + 4। अब प्लस y ऑलरेडी पहले से था = 10। तो यहाँ पे y 2y हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 10 और 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा 2y = 6। तो y हो जाएगा 6/2 = 3, यानी y की वैल्यू जो आई हमारी वो आ गई 3। y नहीं दिख रहा है क्या? y देखो यहां तक तो दिख रहा है ना, यहां तक दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है तो आप ये भी जान लो, यहां तक दिख रहा है तो हो जाएगा 2y = 6। तो y = कितना हो जाएगा? 6/2 = कितना आ जाएगा? 3 से काटने पर। तो y की वैल्यू कितनी आ जा रही है? 3 आ जा रही है। क्लियर है? अब ये y की वैल्यू उठा करके किसी भी समीकरण में रख दो, इस समीकरण में रख दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब देखो जरा सा, x बराबर कितना आ जाएगा? y के स्थान पे क्या रखना है हमें? 3 + 4 क्या हो जाएगा? 7। यानी कि लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या y बराबर कितना है? y बराबर क्या माने? बॉयज की संख्या 4 आ गई है, 3 आ गई है, सॉरी 3 आ गई है। देखो सवाल करना आसान है। ये जो विधि थी इसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। प्रतिस्थापन क्यों कहते हैं? कि हमने समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से वैल्यू उठा करके प्रतिस्थापित कर दिया।
एक होता है विलोपन विधि, अभी समझा रहा हूं, सबसे आसान तरीका होता है विलोपन विधि का, सबसे आसान। अभी हमने क्या किया, इस वाले वैल्यू को उठा करके इसमें जाके प्रतिस्थापित कर दिया, इसलिए इस विधि को हम लोग प्रतिस्थापन विधि के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा, आगे चला जाए बेटा। मिटा दे सर, मिटा दीजिए, मिटा देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन उसी में दे रखा होगा स्टेटमेंट फॉर्म में, मैंने देखा सर 2 क्वेश्चन है। यस, हाँ, 5 पेंसिल 7 कलम खरीदने पर उसे 50 रुपए लगते हैं, और कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदने पर उसे 46 रुपए लगते हैं। तो प्रत्येक पेंसिल प्रत्येक पेन का दाम बताइए, दूसरा क्वेश्चन उसमें का। ठीक है, तो आप मान लेते हैं पर एक पेन का दाम, एक पेन का दाम, अच्छा पेंसिल का दाम, पहले पेंसिल लिखा है तो पेंसिल ले लो। एक पेंसिल का दाम x रुपए है, और एक पेन का दाम जो है, एक पेन का दाम जो रखा है वो मान लेते हैं हम कि y रुपए है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बचपन में हम लोग उस खटिया पे सो जाते थे, और खटिया पे सोने के बाद बाबा पूछते थे, बता बेटा एक आम 5 रुपए में मिलता है तो 10 आम कै रुपए में? तो हम कहते थे कि 5 गुणे 10 यानी कि 50 रुपए, यही ना था। तो यहाँ पे कह रहा है एक पेंसिल x रुपए, तो 5 पेंसिल कै रुपया होगा भैया? 5 पेंसिल आपका 5x रुपए, और 7 पेन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 y रुपए इज इक्वल टू कै रुपया देना पड़ेगा। जरा सा देख लेते हैं क्वेश्चन को। 5 पेंसिल 7 कलम, तो 5 पेंसिल हमने ले लिया तो 5x, और 7 कलम ले लिया 7y, तो हमारा पूरा 50 रुपए देना पड़ा है, समीकरण नंबर 1। क्लियर बेटा? क्वेश्चन को बहुत कुछ इसमें क्लियर होगा, आप बात ध्यान से समझना। दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि 7 ठो वो पेन लेता है, तो 7y रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि एक पेन का दाम y रुपए है, तो 7y रुपए देना पड़ेगा। सॉरी 5 पेंसिल लेता है, 5 पेंसिल अब प्लस 7 ठो वो क्या लेता है, उल्टा करती है क्या? ये तो पहला वाला ही कंडीशन है ना। दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि वह 7 पेंसिल लेता है और 5 ठो कलम लेता है। देखो 5 कलम का दाम 5y रुपए, 7 पेंसिल का दाम 7x रुपए, बराबर कितने रुपए का सामान लेता है? 46 रुपए, समीकरण नंबर 2। इस वाले समीकरण को हम आपको सिखाएंगे प्रतिस्थापन नहीं विलोपन विधि से। विलोपन विधि में हम ये चेक करते हैं, चलिए पहले मैं एक सवाल आपको वही वाला जो पिछला सवाल दिया था वही सवाल मैं थोड़ा सा विलोपन विधि आपको समझाने मतलब सरल क्वेश्चन में एक विलोपन विधि समझाने की कोशिश कर लेता हूं। उसके बाद जैसे पिछला वाला जो सवाल था उसमें हमारा आया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था ना, तो 10 को इधर लेके आओ तो -10 इज इक्वल टू 0, और दूसरा था x इज इक्वल टू y प्लस -4 था, तो y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -y, और 4 को इधर लाते तो क्या हो जाता -4 इज इक्वल टू 0। पिछले वाले समीकरण को मतलब मान के चलो ये 2 समीकरण है, सिंपल सी बात, चाहे पिछला ही समीकरण हम लिखे हैं जैसा मान लो। अब ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। विलोपन विधि उसे हम क्या किस विधि से किए थे? प्रतिस्थापन विधि। इसे किसे करना है? विलोपन विधि से। तो इसमें समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर जब जोड़ोगे तो x कितना हो जाएगा 2x, और y को -y के साथ जोड़ोगे तो क्या ये खत्म हो जाएंगे, और ये जोड़ेंगे तो क्या -14 आ जाएगा, -14 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या वैल्यू 2x बराबर +14 हो जाएगा, x बराबर 14/2, 14/2 क्या 7 आंसर आया था। x की वैल्यू उसमें भी 7 आई थी कि नहीं आई थी, याद करो आया था ना। ये कौन सी विधि? ये विलोपन विधि। हमने क्या किया है? y को विलोप कर दिया, क्या बचा? बस x का टर्म बचा। या आप x को भी विलोप कर सकते हो, आपके ऊपर है, बहुत सारे कंडीशन है, उसमें बहुत सारे सवाल जब लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी वैल्यू उठा करके किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, चलो हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो x के स्थान पे कितना रख देंगे? 7, तो जाएगा 7 - y - 4 इज इक्वल टू 0। तो 7 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा, और 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, यानी -y बराबर -3। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? 3 तो आई थी, इसमें भी देखो कितनी 3 है। तो ये एक तरीका था विलोपन विधि करने का, बहुत आसान तरीका है। देखो अब ये सवाल थोड़ी सी कठिन है, थोड़ी टफ पड़ेगी। आप प्रतिस्थापन से करो या विलोपन से करो। प्रतिस्थापन से करोगे कि x की वैल्यू कितनी आ जाए 50 - 7/2
होल अपॉन 5 आएगा। फिर वो वैल्यू उठाकर किसमें रखोगे तो कैलकुलेशन बड़ा होना ही होना है। इसको आसान तरीका होगा यदि आप विलोपन से करो तो, लेकिन विलोपन से करने के लिए यहाँ पे सीधे सीधे था, जोड़ने पर कट गया, लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे जोड़ने पर कटने वाला नहीं है, घटाने पर भी कटने वाला नहीं है। इसे बराबर करना पड़ेगा। पहले बराबर करेंगे फिर ये कटेगा। समझ में आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूं? तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, लेकिन उसके पहले इसे हम मिटा देते हैं जो मैंने समझाने के लिए कोशिश किया। आप यदि इसे नोट नहीं किए हो तो रिवर्स करके पहले उसे नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। कपड़े गंदे हो जा रहे हैं, है ना कोई बात नहीं। चलिए अब देखिएगा, अब इस वाले में तरीका एक बता रहा हूं। यहाँ पे 5x + 7y = 50 दिया है और यहाँ पे 7x + 5y = 46 दिया है। या तो आप x को पकड़ लो या तो y को पकड़ लो, दोनों समीकरणों में बराबर होना चाहिए। इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि यहाँ पे 7x है ना, तो 7x है, यहाँ पे 5x है, तो इसे हम 7 बना दें तो 7 ही बनेगा नहीं, कोई चांस ही नहीं बनता है। और या तो ये यदि इसे हम 5 बना देते हैं, बनेगा नहीं। तरीका क्या होता है, इसमें के x का गुणांक क्या 7 का गुणा कर दो आप लोग समीकरण नंबर 1 में, और इसके x गुणांक 5 से गुणा कर दो समीकरण नंबर 2 में। ऐसा करने से क्या जाएगा बेटा, ये समझिएगा। 7 से जब गुणा 5 में करोगे तो क्या 35x हो जाएगा, और 7 का गुणा जब इसमें करेंगे क्या 7 × 7 = 49y हो जाएगा, = 7 बचे 35 यानी 350 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और जब इस समीकरण नंबर 2 में आप 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या 7 × 5 = 35 फिर से हो जाएगा, प्लस 25y हो जाएगा, = 5 × 6 = 30 को 0, अब 5 × 6 = 30, अब 5 चौके 20, अब 20 × 3 = 23, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आई बात क्या कह रहा हूं, ठीक है। देख लो जरा सा, हमने क्या किया, समीकरण नंबर 1 में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और समीकरण नंबर 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों पक्षों में, ठीक है। दोनों पक्षों में यदि सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कराया जाए तो मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो हमने मल्टीप्लाई करा दिया। अब मल्टीप्लाई कराने के बाद जरा सा 1 मिनट, मल्टीप्लाई कराने के बाद हमने क्या किया, अब इसमें हम करेंगे, अब घटा सकते हैं। देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाया जाए तो ये 35x में से 35x घट जाएगा और अतः x वाला टर्म गायब हो जाएगा, विलोप हो जाएगा। इसीलिए इसे कहते हैं हम लोग विलोपन विधि, ठीक है ना। इसका नाम दिया गया विलोपन विधि। तो हम लोग विलोप करने की कोशिश करते हैं, करेंगे समीकरण नंबर 3 में से गायब कर दे समीकरण नंबर 4 को। तो जैसे ही घटाएंगे तो ये वैल्यू माइनस, ये वैल्यू माइनस, ये वैल्यू माइनस, घटाने पर चिन्ह हो जाता है चेंज, ये कट जाएगा। 49y में से 25y घटेगा तो 24y बचेगा, = यहां से देखो 350 में से 230 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 0 में से 0 घटेगा 0 बचेगा, 5 में से 3 घटेगा 2 बचेगा, और 3 में से 2 घटेगा 1 बचेगा। तो हमारा 24y बराबर कितना हो जाएगा 120। तो y की वैल्यू यहां से घटाएंगे तो हो जाएगा 120/24। काटेंगे तो देखो 6 से काट दीजिए तो कितनी हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 × 5 = 20। इसको 6 से काटेंगे, 6 × 4 = 24, 4 × 5 = 20। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 5 निकल के आ गई। समझ में आया भाई, y की वैल्यू 5 निकल के आई। अब ये वैल्यू उठा करके समीकरण नंबर 1, 2, 3, 4 किसी में भी रख दो, वैल्यू आ जाएगी। हम 1 में रख देते हैं y की वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से y की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 5x + 7, y के स्थान पे क्या रखेंगे 5 = 50, 7 × 5 = 35, 5x बराबर 50 - 35, तो यहाँ से 5x बराबर हो जाएगा आपका 15, x बराबर 15/3 यानी 15/5 यानी कि 3 आ जाएगी x की वैल्यू। तो देखो यहाँ y की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। आसान है सवाल, समझ में आ रही है बात, में समझाने की कोशिश क्या किया गया है। तो यहाँ पे ये विलोपन विधि से हमने इस सवाल को सॉल्व कर दिया। चैप्टर में और भी बहुत सारे सवाल हैं, इस चैप्टर में आपके सवाल बहुत ज्यादा मिलेंगे,
लगभग 7 सवाल है, 7 में भी किसके अंडर में भी बहुत सारे सवाल हैं। मैं सारे सवाल का एक सॉल्यूशन वीडियो लेके आऊंगा 3.2 का। वीडियो काफी लंबा हो जाता है तो अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती है, एडिटिंग में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहा है। आपको लंबे वीडियो भी लेकर के आएंगे, लेकिन मैं क्लास का वीडियो अभी यहाँ बंद करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ कि आप पढ़ाई करना बंद कर दो। आप नेक्स्ट वीडियो पे आओ और इसका सॉल्यूशन भी देख ही लो, अभी लगे हाथ। ठीक है, बाय। नोट कर लो आप।